का राजा मोहनदास जी का संबोधन हुआ था, राजेंद्र राठौड़ को लेकर सवाल था, क्या परिस्थितियाँ थी? ये बात का बतंगड़ बनाया गया। या किरोड़ीलाल मीणा है, उनका इस्तीफा स्वीकारना, नहीं स्वीकारना, वसुंधरा राजे की भूमिका, ये ऐसे मौके बने हैं जो कहीं न कहीं विदिन पार्टी बने हैं। तो उनके इस्तीफे की बात कही। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए भावुक मन होता है, तो उनके मन में ये था कि मैं क्या करूं, मैं इस्तीफा दे दूं, इस्तीफा दे दिया। सुंदरा राजे जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका कभी अपमान सपने में भी नहीं सोचते। तो हमारा विरोधी जो है ना, विपक्षी दल, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, वैसे वो बिना सत्ता के वो विपक्षी दल के नेता वो तड़पते हैं। मैं राहुल जी की मैं आलोचना करना चाहूँगा कि वो हिंदू को हिंसा के साथ जोड़ने की बात सदन में बोल गए। दया इस बात की, उनके ज्ञान पर दया आती है। कांग्रेस की सरकार के करप्शन के इशू, पेपर लीक के इशू, उसमें कोई बड़ा एक्शन है कि जो आप कह रहे थे कि बड़ी मछलियां फंसेंगी, ऐसा तो कुछ नजर आ नहीं रहा है। विधानसभा के अंदर स्टेटमेंट हुआ और छानबीन चल रही है, जो ऐसे अपराधी हैं तो गिरफ्तार होंगे। वो हमारी सरकार काम कर रही है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ चर्चा में जुड़ रहे हैं। पंजाब केसरी के तमाम दर्शकों के लिए बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। धन्यवाद, नमस्कार। मदन जी, सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी आपको मिली और जिम्मेदारी के साथ में ये सदस्यता अभियान का आगाज़ किया, इसकी ज़रूरत क्यों ऐसी आन पड़ी? क्या ये लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो एक बड़ी वजह है, या आप अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान के अंदर संगठन को और मजबूत करना है? रीज़न क्या है? देखिए, सदस्यता अभियान कोई राजस्थान के लिए नहीं है। ये सदस्यता अभियान जो है वो हमारे प्रत्येक 6 वर्ष में होता ही है, और प्रत्येक सदस्य को फिर से सदस्य बनना होता है। जो हमारा पहले से सदस्य है उसको भी नए सिरे से सदस्य बनना है। ये हमारी सतत प्रक्रिया है। इसमें कोई कि मैं अध्यक्ष बना हूँ इसलिए सदस्यता अभियान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अध्यक्ष रहे, कोई भी रहे, लेकिन ये तो हमारा व्यवस्था है, प्रक्रिया का हिस्सा है। तो सदस्य सबको बनना है। तो सदस्यता अभियान हमारा एक प्रकार से हम इसको पर्व के रूप में लेते हैं, और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि सभी इस अभियान में जुड़ेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को भी इसमें जोड़ेंगे, और वो भी इसमें लग करके इस अपने अपने क्षेत्र में, जैसे प्रत्येक बूथ पर हम 200 से अधिक सदस्य बनाना चाहते हैं। हमारा जनाधार बढ़ेगा, हम और हमारी पार्टी व्यापक बनेगी। एक प्रक्रिया है। आपने कहा प्रक्रिया है, लेकिन पिछले 2 बार जो लोकसभा के राजस्थान के लिहाज से परिणाम रहे, इस बार चुनौतीपूर्ण स्थितियां रही हैं। तो ये प्रक्रिया है, इस बार कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या टारगेट आपने रखा है? हाँ, हमारा टारगेट है कि प्रत्येक बूथ पर हम 200 से अधिक सदस्य बनाएं। जब हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाएगा, गली गली में संपर्क करेगा प्रत्येक व्यक्ति से, और बताएगा हमारी रीति नीति, हमारी निष्ठाएं, पंच निष्ठाएं, ये सब जब बताएगा तो फिर व्यक्ति कोई तैयार भी होगा, कोई नहीं भी होगा, ये चलेगा। लेकिन हमारी सदस्यता बढ़ेगी। हम अपनी पार्टी को और व्यापक करना चाहते हैं। हमारे जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उन्होंने प्रेरणा स्रोत है हमारे, वो उन्होंने एक बात कही थी कि आज हमारा जो विरोधी है, कल वो हमारा समर्थक बने। आज हमारा समर्थक है, कल वो हमारा मतदाता बने। आज हमारा मतदाता है, कल वो हमारा कार्यकर्ता बने। ये हमारा भाव है। हम विरोधी को भी छोड़ना नहीं चाहते। उस विरोधी को भी बताते हैं कि आज तक तुमने जो सीखा, आज तक आपने जो हमारे बारे में धारणा बनाई, वो धारणाएं गलत है। हम क्या हैं, हम उनको बताना चाहते हैं। हमारी पार्टी क्या है, हम उस विरोधी को भी बताना चाहते हैं कि आज वो विरोध इसलिए कर रहा है कि उसको पूरा हमारे बारे में जानकारी नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि ये राष्ट्रभक्त है। उनको ये लगता है कि ये तो राजनीतिक पार्टी है।
केवल राज करने के लिए आई है। हम राज करने के लिए नहीं है, हम सत्ता में राज करने के लिए नहीं है, हम व्यवस्था सुधारने के लिए हैं, हम जन से आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए राजनीति में हैं, हम देश का सर्वांगीण विकास करने के लिए राजनीति में हैं, हम दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े इसलिए राजनीति में हैं। हमको सत्ता प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य कभी भी नहीं रहा। सत्ता प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है आम नागरिक सुखी जीवन जिए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव सब में आए, हम इसलिए राजनीति में। आप राजनीति में आने का मकसद बता रहे हैं, लेकिन जिन चुनौतीपूर्ण दौर में भारतीय जनता पार्टी, हालाँकि राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है और लोकसभा का जो परिणाम जिस रूप में सामने था, अब बतौर अध्यक्ष आप किस रूप में देखते हैं अपनी भूमिका को? और ख़ास तौर पे तब जब बाय इलेक्शन का दौर है वो बिल्कुल शुरू हो चुका। देखिए, राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और लोकतंत्र है ये हिंदुस्तान में, और ये लोकतंत्र की विशेषता है कि जनता किसी को जिताती है, किसी को हराती है। जीतने वाला व्यवस्थाएँ सँभालता है, व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम करता है। जो हारता है वो जीतने वाले को उसमें कोई कमी निकालता है, फिर बताएगा, फिर जीतने वाला उसके हिसाब से अपना वो करेगा। मैं इसको चुनौती नहीं मानता। देखिए, मैं एक बात आपसे बताऊँ, हमको अपना काम करना है, हमको अपना परिवार सँभालना है, हमारी पार्टी की रीति-नीति आम नागरिक तक पहुँचानी है। जहाँ तक आपने कहा ना कि परिणाम ऐसे रहे, तो परिणाम के बारे में मैं बताऊँ आपको कि ये हमारा विरोधी जो है ना, विपक्षी दल, उसको सत्ता में रहने की लालसा है, ललक है। उसको हर हालत में सत्ता चाहिए, बिना सत्ता के वो जी नहीं सकता। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, वैसे वो बिना सत्ता के वो विपक्षी दल के नेता वो तड़पते हैं, उनको सत्ता चाहिए, हर हालत में सत्ता चाहिए। इसके लिए वो हर हथकंडे अपनाते रहते हैं। हमारे खिलाफ में उन्होंने हथकंडा अपनाया कि ये संविधान को तोड़ देंगे, समाप्त कर देंगे संविधान। ये 400 पार का नारा इसीलिए लगाया है कि ये संविधान को तोड़ना, समाप्त करना चाहते हैं। हमने नहीं किया। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। हमने आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। देखिए, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के पेज नंबर 7 पर लिए लिख दिया कि ये हम बहुसंख्यकवाद को समाप्त कर देंगे। पेज नंबर 9 पर लिख दिया कि हम अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देंगे। ये समाज को तोड़ने का काम है। देखिए, ये कहते हैं ना कि हम सबके लिए कोई योजना बना रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं ना कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। हम सबके विकास के लिए योजना बना रहे हैं। तो एक तरफ तो वो है कि सर्वभौमत्व सुखी की बात करता है, एक तरफ वो है कि हम इसको लाभ देंगे और इसको समाप्त कर देंगे। अब आप ऐसा करोगे समाज टूटेगा। अच्छा, घृणा पैदा होती है। मैं आपको बताऊं, एक परिवार में भी एक बेटे को आप बहुत कुछ ज्यादा दे रहे हो और दूसरे बेटे को सूखी रोटी भी नहीं खाने दे रहे हो, तो उनमें दूरियां बढ़ेगी, आपस में घृणा पैदा होगी। जब दूरियां बढ़ेगी तो वो लड़ेंगे आपस में। तो ये लड़ना चाहते हैं। ये तुष्टिकरण क्यों कर रहे हो भाई? सबके लिए करो ना। समान नागरिकता के भाव पैदा करो। सबको एक कानून, एक व्यवस्था, एक सुविधा, ये सबको दो ना। मोदी जी ये कर रहे हैं कि सबको एक व्यवस्था देना चाहते हैं, सबको लाभ दे। आज उन्होंने कहा घर घर जल, घर घर नल, सबको लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी जिसके घर नहीं है उसको घर देना, तो सबको घर दे रहे हैं, छांट के नहीं दे रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक को मिल रहा है कि बहुसंख्यक को मिल रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। जरूरतमंद है उसको घर देना, पानी देना, बिजली देना, स्वास्थ्य देना। ये आयुष्मान भारत की बात करिए, वो सबके लिए है, कोई एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। वो आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठे इसकी चिंता कर रहे हैं, और ये एक वर्ग विशेष को अलग से देकर के और समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो जो हम पिटे ना कुछ सीटों पर, वो इस कारण से हमें जनता को भ्रमित करने का उन्होंने काम किया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये देखो, दिल्ली में इनकी सरकार बन गई, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन गई, भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। ना हमने संविधान को छेड़ा, ना आरक्षण को छेड़ा, ना
किसी समाज को तोड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, तो जनता समझ गई कि ये सही आदमी है, ये पार्टी सही है। अब हम चुनाव जीतेंगे और सभी चुनाव जीतेंगे। तो आपकी व्यक्तिगत जो जो ज़िम्मेदारी मिली है और राजस्थान के संदर्भ में चुनौतियाँ हैं, उसका ज़िक्र करते हैं। आपने कहा कि परिवार को सँभालना है और जब परिवार को सँभालने की बात आप करते हैं, तब कई इंसिडेंट हैं, वो सामने आते हैं। एक-एक सिलसिलेवार आप चूँकि बतौर अध्यक्ष हैं, राजस्थान की जनता को उस पे आपका क्लेरिफ़िकेशन आना ज़रूरी है कि ये घटना है, उसके पीछे की राजनीति और उसको निपटने का आपका तरीका क्या है? ये जो राधा मोहन जी का राधा मोहन दास जी का संबोधन हुआ था, राजेंद्र राठौड़ को लेकर सवाल था, क्या परिस्थितियाँ थी? ऐसा सार्वजनिक मंच से क्यों ये उद्बोधन? ये बात का बतंगड़ बनाया गया। न तो हमारे राधा मोहन दास जी ने कोई ऐसी बात कही, न राजेंद्र जी राठौड़ कोई ऐसा मान रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं और विधानसभा में भी उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। देश की हमारी पार्टी की जो जो भी उसमें रीति नीति में वो पूरा विश्वास भी करते हैं। हमारा नेतृत्व भी मानता है कि बहुत प्रभावी आदमी है, अच्छा कार्य करता है। ये सब मान उनके बारे में कोई गलत धारणा, गलत बात करना हम कभी सपने में भी नहीं सोचते। हमारा कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा है, मैं तो उनसे सीखता हूँ। मैं तो छोटे भाई के मुझे वो राठौड़ राठौड़ वही मानते हैं। जी। जातिगत क्या हूँ मैं, वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपना भाई है ये मानते हैं। इसलिए हम कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोचते। और राधा मोहन दास जी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने संबोधन किया, मुख्यमंत्री जी से लेके फिर मेरा लिया, फिर औरों का नाम लिया, और ज्यों ही आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, तो उनकी नज़र उनकी सीट पे गई और सीट पे वो नहीं दिखे। तो एक लहजे में एक स्वभाव होता है कईयों का, कह दिए कहाँ चले गए भाई। तो ये तो होता ही है, हर किसी को भी अब संबोधन में आदर पूर्वक संबोधन में आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, और फिर उनकी नज़र गई जहाँ बैठे थे, तो बोले कहाँ चले गए। ऐसा ही हुआ, जी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये कि पूरे कोई प्रदेश में चर्चा हो गई कि हाँ वो कहाँ चर्चा गए? हो गई। अब ऐसा होता है साहब, बाल की खाल निकालते हैं। जी। और विशेष रूप से देखो, कुछ हमारे विपक्षी जो होते हैं ना, वो उसमें मजे लेते हैं, मजे लेके चटकारे लेके इसको और चढ़ाते हैं, जबकि राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने स्पष्ट रूप से उनको रोकने के लिए कहा कि आप ऐसा करके मेरा कोई लाभ नहीं कर रहे हो, मेरा भला नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो, वो राजेंद्र जी भी समझ रहे हैं कि ऐसा करने वाले वो चाहते हैं कि इनमें फूट पड़े, लेकिन वो नहीं पड़ेगी। वो मैच्योर्ड आदमी है, बहुत परिपक्व व्यक्ति है। राजेंद्र जी बहुत परिपक्व नेता हैं, वो कभी भी ऐसी, वो लेकिन समझते हैं इस बात को। मदन जी 2-3 मौके ऐसे बने हैं, चाहे ये वाला मामला हो या किरोड़ीलाल मीणा है, उनका इस्तीफ़ा स्वीकारना, नहीं स्वीकारना, वसुंधरा राजे की भूमिका, ये ऐसे मौके बने हैं जो कहीं न कहीं विदिन पार्टी बने हैं और अगर ये विपक्ष इसको उठा रहा है तो उसकी वजह भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी की अंदरूनी व्यवस्थाएँ। कैसे देखते हैं एक आप? बात आप सोचिए कि आदरणीय वसुंधरा राजे जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रही है, और उन्होंने विकास के आयाम स्थापित किए यहाँ पर। हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका कभी अपमान सपने में भी नहीं सोचते। उनका सम्मान, मतलब सम्मान हमेशा रहेगा, हमेशा है। हमारे हमसे अलग वो हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। उनकी माताश्री ने अपना तिल तिल जला करके इस पार्टी को सींचा है। इस पार्टी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम कभी भूल भी नहीं सकते उनको, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हम। अ, मतलब, और वो भी मतलब पूरी पार्टी का सम्मान करती हैं। कभी अब उनके लिए किरोड़ी लाल जी, उस व्यक्ति ने भी इस पार्टी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई है। संघर्षशील नेता है, मेहनती है, ईमानदार है, काम करता है, हमेशा काम करते हैं। कहीं भी कोई भी कुछ भी हो गया तो ये भी नहीं देखते कि मैं कितना बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, कि तुरंत संघर्ष के लिए पहुँच जाते हैं, संघर्ष करते ही हैं। वो हमारे नेता हैं, हमारी पूंजी है ये सब। अब इसको लेकर के विपक्षी क्यों ऐसी बातें फैला रहे हैं? वो अपना घर सँभाले ना, हम अपना घर सँभाल रहे हैं। हम हमारी पूंजी को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। कहाँ दिक्कत की बात है? अच्छा, जहाँ तक आपने उनके इस्तीफे की बात कही, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए भावुक मन होता है।
कई लोग भावुक मन के होते हैं। उन्होंने कह दिया कि ये सब सीटें जो जीतेंगे हम, जो उनके ज़्यादा अधिक संपर्क की सीटें थी, तो उन्होंने कह दिया कि यदि मैं हार गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। लोकतंत्र है, हार-जीत होती है, वो सीटें हम नहीं जीत पाए, तो उनके मन में ये था कि मैं क्या करूँ, मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, इस्तीफ़ा दे दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो स्वीकार भी नहीं किया। हमारी भी उनसे बात हुई कि भई ठीक है, भावुक हो, भावुकता आपने निभाई, आपने वचन भी निभा दिया, अब काम करो, काम पे लग गए, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो। आप जहाँ आपदा की स्थिति आई, पहुँच गए, काम कर रहे हैं। अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है, उसमें किसको दिक्कत है नहीं, मुझे समझ में नहीं लोग आया। ये कह रहे हैं कि पार्टी सत्ता में है, राज्य में भी, केंद्र में भी, और उसके बावजूद उसके दिग्गज नेता अगर संघर्ष में हैं, तो फिर ये पार्टी की अंदरूनी स्थिति है, उस पे सवाल उठता है। क्या कहिएगा? कहाँ है? दिग्गज नेता काम कर रहे हैं ना, अपना-अपना। देखिए, आदरणीय वसुंधरा जी, देखिए अभी थोड़ा बीमार हो गई थी, कोविड हो गया था उनको, तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन पार्टी के काम में कहीं लापरवाह नहीं है, कहीं पीछे नहीं है। काम कर रहे हैं वो। जहाँ जिनका काम है, वो काम अपना अपने-अपने हिसाब से कर ही रहे हैं और मुझे तो पूरा आशीर्वाद है, कहीं कोई कमी नहीं है। राज्यसभा जो चुनाव हुए उसमें लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि आप भी राज्यसभा से और राजस्थान से हैं, तो एक मौका मिला, और कई लोग हैं बिल्कुल तैयार थे कि इस बार हमको मौका मिलेगा, चुनावी राजनीति में जीत नहीं पाए, तो कम से कम राज्यसभा के ज़रिए पार्टी की बात रखेंगे, सरकार की, लोगों की बात रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और पंजाब से आपने उम्मीदवार को यहाँ पे बुलाया। देखिए, ये पार्टी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। पार्टी बहुत बृहद दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण पार्टी के पास में। पंजाब में थोड़े हमें नुकसान हुआ, तो पंजाब में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। हमें ऐसे कार्यकर्ता वहाँ पर जो सक्रिय रूप से रह कर के हमारी रीति नीति बता सकें, वहाँ जाकर के व्यापक तरीके से बात रख सकें, तो हमें ऐसा नेता हमको वहाँ ज़रूरत थी। हमने उनको राज्यसभा में भेजा, मंत्री बनाया, तो ठीक है ना, इसमें कहाँ दिक्कत की बात है। आज कहीं पर भी हमको लगता है कि इस सिपाही को यहाँ लगाना चाहिए, इस मोर्चे पर ये सही काम करेंगे, तो वहाँ उस सिपाही को वहाँ भेजते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ये हमारी व्यवस्था है। और सोचने में तो हर कोई सोच सकता है, सभी सोचते ही हैं कि यहाँ यहाँ से आवे व्यक्ति कि वहाँ से आवे। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, आज राजस्थान से राज्यसभा में 4 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय हैं, कांग्रेस का एक भी स्थानीय नहीं है। एक है वो नीरज डांगी जी, जो वहाँ से है, सिरोही के पास में, वहाँ वैसे तो मेरे पाली जिले के ही हैं वो, लेकिन एक है, बाकी सारे के सारे बाहर के हैं। और पिछली बार उन्होंने 9 के 9 ही बाहर के दिए। मतलब वो लोग तो स्थानीय देते ही नहीं है, और हमने एक व्यक्ति बाहर से दिया, उस पे ऐतराज हो गया। कमाल हो गया। मतलब क्या लोगों की, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। जब हम स्थानीय को दे रहे हैं, कांग्रेस सारे बाहर के ला रही। अभी वेणुगोपाल जी, अभी जो जिनकी जगह पर आए हमारे वो बिट्टू साहब, बिट्टा साहब, तो वेणुगोपाल जी कहाँ के थे? वेणुगोपालन जी वो भी बाहर के थे, सारे ही लोग बाहर के हैं। अभी सोनिया जी, अब आप एक बात बताओ, मैं सोनिया जी के लिए कहना चाहूँगा, बहुत आदमी, बड़ी बड़ी नेता हैं वो, अच्छी नेता हैं, बड़ी नेता हैं। वो राजस्थान से गई, क्या सोनिया जी चुनाव नहीं जीत सकती थी लोकसभा का? उनको राज्यसभा से आने की क्या जरूरत पड़ी थी? आप मुझे बताओ ना कि राजस्थान से क्यों? लेकिन राजस्थान से क्यों किसी राजस्थान के कांग्रेसी नेता को उन्होंने अवसर नहीं दिया? अब उनसे कोई नहीं पूछता। हमने एक दिया और हमसे सवाल जवाब हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बात कर लेते हैं जल्दी से, कि उपचुनाव में जो स्थानीय स्तर की राजनीति है, और कांग्रेस है बहुत ज़्यादा उसमें आक्रामक है। वो एक तरह से चुनौती दे रहे हैं कि इन सीटों को आप जीत कर दिखाओ। तो ऐसे में मदन राठौड़ हैं, उनकी रणनीति क्या, पार्टी की रणनीति क्या, और क्या अब आप दावा? एक बात बताओ साहब, देखिए कांग्रेस आक्रामक है, ये उनका अपना काम है।
उनको अपनी राजनीति चमकानी है, उनको अपने पैरों पर खड़े होना है, उनको तो वो लोकसभा में चमकाएंगे। जीत मिली, उसका टॉनिक उनको अरे वो लगता है। जीत कहाँ मिली? आप ये जीत मिली वो, अब आप वही बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति हमेशा फेल होता था, वो थोड़े से पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाया, थोड़े नंबर बढ़ा दिए और वो बहुत उछल रहा है। और हम जो डिस्टिंक्शन लाने वाले थे वो पास हो गए, तो हमको कह रहे हैं आप फेल हो गए हो। यानी वो 99 सीटें ला करके, और वो पता नहीं क्या हो गया, गढ़ जीत लिया उन्होंने, इसी से वो संतुष्ट है। तो हमको शुभकामनाएं, वो यहाँ तक रहे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हमारा, वो संतुष्ट है, ठीक है ना। और हम सरकार हमने बनाई, फिर भी कह रहे हो आप हार गए। मतलब कैसी, मतलब आप कल्पना तो करो कि क्या लोग बोल रहे हैं, विपक्ष कैसे खुश हो सकता है। हमने सरकार बनाई, बहुमत प्राप्त किया, प्री पोल हमने जो अलायंस बनाया उसके साथ और हमने सीटें जीत करके हमें बहुमत प्राप्त हमने किया है। तो कहाँ दिक्कत है? वो लोग 99 पे आके अटके हैं, फिर भी खुश है, और हमें मतलब कह रहे हैं कि आप फेल हो गए। अब दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, मैं एक बात और, आपके बहुत आपका बड़ा चैनल है, मैं उसके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, मैं राहुल जी की मैं आलोचना करना चाहूँगा कि वो हिंदू को हिंसा के साथ जोड़ने की बात सदन में बोल बोल गए। कितनी गलत बात है। जो हिंदू चींटी को दाना देता है, कबूतर को चुगा देता है, यहाँ तक कि रात में पेड़ को भी नहीं हिलाता कि पेड़ सजीव है, उसको भी पेड़ में भी जीवन मानता है, सब लोग सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भाव रखता है, उसको हिंसा के साथ बोल दिया, हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा बोल दिया सदन के अंदर। मैं सोचता हूँ कि एक राष्ट्रीय नेता को ऐसा, मतलब इस स्तर का, मतलब मैं इसको थोड़ा अच्छा स्तर नहीं मानता, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। करे ना, सकारात्मक बात करे, विरोध करे, विपक्ष में है तो विरोध करेंगे ना, और विपक्ष भी हम चाहते हैं कि विरोध करे, हमारा कमी निकाले, हम उसमें सुधार करें। कमी निकालेंगे तो, अब हिंदू को हिंसा के साथ जोड़ करके बोलेंगे तो क्या कमी निकालें बताओ, जी। क्या सुधार करें बताओ। मतलब कैसे बोल दिया, कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है, कोई हिंदू को हिंसा के साथ जोड़ने की बात करता है? मतलब क्या, अब ज्ञान के बारे में क्या कहूं मैं आपको? थोड़ा हिंदू के बारे में पढ़ लेते, थोड़ा समझ लेते, संस्कृति को समझ लेते, पढ़ लेते, फिर कोई बोलते तो ठीक रहता। मतलब सदन के अंदर, सर्वोच्च सदन में, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में सारी दुनिया देख रही है, और ऐसा वो व्यक्ति बोल रहा है। मुझे तो बड़ी, मतलब अ, मतलब क्या कहूं मैं, दया भी आती है लेकिन मन में क्रोध भी है। जी। दया इस बात की, उनके ज्ञान पर दया आती है कि कैसा उनका ज्ञान है, क्यों नहीं बढ़ाया गया। वो घर में बैठ करके पढ़े ना, यही कारण है। बाहर जनता के बीच में जाते तो समझ में आ जाती। उपचुनाव को लेकर राजस्थान के अंदर जो माहौल है, क्या आपका दावा है और क्या रणनीति है? मैं आपसे एक निवेदन करूं, देखिए जनता का भ्रम मिट चुका। जो उन्होंने, हमारे विरोधियों ने जो भ्रम पैदा किए ना कि संविधान को छेड़ेंगे और आरक्षण की बात और समाज को तोड़ने के षड्यंत्र, जो कुछ भी उन्होंने किए, अब हमारी डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया, भजनलाल जी ने बहुत अच्छा बजट दिया, दिया कुमारी जी ने वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया, बहुत शानदार बजट। और केंद्र के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनहित के जो बजट दिए, हम उस बजट को लेके और पूर्व के हमारे द्वारा किए गए काम को लेकर के, या सत्ता में आने के बाद में जो हमने काम किए वो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता हम पर भरोसा करेगी और निश्चित रूप से हम सभी सीटें जीतेंगे। राजकुमार रौत, बीटीपी, बाप पार्टी, ये इन लोगों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप के जो प्रमुख जिम्मेदारी पे पद पे बैठे हुए हैं, चाहे आप हों चाहे प्रभारी जी हों, एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है बयानों में कि राजकुमार रौत और उनकी पार्टी बाप को लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभासी है नहीं, हम सब सामूहिक निर्णय करते हैं। हम सब साथ में बैठ करके सबकी सलाह लेकर के फैसला करते हैं। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन तो हमारे पार्टी में होने का सवाल ही नहीं है। हम एक राय होकर के साथ में बैठ के चर्चा करके और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अध्यक्ष मैं बन गया तो मैं निर्णय करने का अधिकारी नहीं हूँ। मैं भी उन सब के साथ में बैठ करके चर्चा करके और पेश करने के लिए एक व्यक्ति होता है।
बाकी निर्णय सामूहिक होता है। लेकिन उसको लेके उनका आपका स्टैंड क्या है? कोई कह रहे हैं देखिए, कि मैं तारीफ एक कर बात रहे हैं, बताऊँ, कुछ कह रहे हैं कि भाजपा मैं के साथ मैं मिलकर काम करें। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन करूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। राजकुमार जी रोत, वो अपना काम करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी पार्टी चलाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमें उनसे कोई नाराज़गी भी नहीं है। वो अपना काम करें। हम अपना परिवार सँभाल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा बहुत स्पष्ट ये है कि हम हमारे बलबूते पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे बलबूते पर हम चुनाव जीतेंगे। हमें कहीं किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, दूसरे से। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी एक सलाह है, बिना मांगे सलाह दे रहा हूँ उनको। वो प्लीज़ समाज को एक करने का काम करें, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं करें, किसी और के हाथों में नहीं खेले, समाज में विभेद पैदा नहीं करे, दूरियां पैदा नहीं करे। इलाके में देखिए, मैं आपको बताऊं, पहाड़ी इलाके में विकास की योजनाएं हमारी पार्टी ने दी है। हमारी सरकार जब भी थी, भैरव सिंह जी शेखावत के समय में हमने अंत्योदय की योजना दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे अटल जी ने दी। जी। आवास योजना ये हमारी देन है। ये आरक्षण, जो वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ, ये हमारी योजना है। महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा अभी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी, जो लोकसभा विधानसभा में। ये सब काम तो हमने किए। पहाड़ी बेल्ट के लोगों का जीवन स्तर अच्छा बने, ये योजनाएं हमने दी, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो अभी पिछला कार्यकाल ही देख लो ना, पूरे 5 साल आदरणीय सचिन पायलट जी अशोक गहलोत जी की कुर्सी को खींचने में लगे रहे। अशोक गहलोत जी अपने विधायकों को लेकर के होटलों में बंद बैठे रहे। जन सेवा के लिए उनको समय मिला ही नहीं। आपस में लड़ते ही रहे, लड़ते ही रहे। एक दूसरे को निकम्मा, नकारा, पता नहीं क्या 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 दिया है, ये वो करते रहे। जन सेवा नहीं की उन्होंने। हम लोग हैं जो आम आदमी की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो पहाड़ी बेल्ट में रहता हो, जी। चाहे धरा मैदानी इलाके में रहता हो। हम उसके विकास के लिए कमर कस करके तैयार खड़े हैं, जन सेवा के लिए समर्पित है। हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को सेवक मान करके हम और राजनीति में उतार रहे हैं। जी। आखिरी 2 सवाल जल्दी से आपसे करना चाहता हूँ। एक तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद में संगठन का चेहरा है, वो किस रूप में होगा? और उसमें जो लोग अलग हो गए, बिछड़ गए एक तरह से, मुख्य धारा से हम कह सकते हैं, या हम कहें कि बिल्कुल लाइमलाइट में थे, अब साइड में हो गए थे। अब उनको कैसे आप अकोमोडेट करेंगे? अब उसमें कई लोग हैं, स्थानीय स्तर के जो नेता हैं, कैसे उनको अपने साथ जोड़ेंगे? क्या आपकी रणनीति? पहली बात तो ये है कि हमारे से कोई अलग नहीं हुआ। ये हमारी ही एक पार्टी है कि जिससे कोई अलग नहीं हुआ। हमारी ही एक पार्टी है जिसमें सब मिल करके साथ में कंधे से कंधा लगा के जुड़ रहे हैं। और मुझे सबका सहयोग मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिला है, सबका प्रेम मिला है। आज मैं आपसे मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि सभी वरिष्ठों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। और सभी हमारे हमारे हम स्तर हम बर, 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 इस स्तर के कार्यकर्ताओं का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को हम काम देना चाहते हैं, जी। और प्रत्येक काम के लिए हमारे पास में कार्यकर्ता उपलब्ध है। जी, आपने वसुंधरा जी की कार्यकाल में भी काम किया है बतौर संसदीय सचिव। इस सरकार को भी देख रहे हैं, कैसे आप देखते हैं दोनों की कार्यशैली, भजनलाल जी की, वसुंधरा जी की, और किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, काम करने का अपना अपना तरीका है, लेकिन सब मिलकर के जन सेवा के लिए लगे हुए हैं। भजनलाल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भजनलाल जी भी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, सत्ता में आते ही उन्होंने ईआरसीपी की स्वीकृति जारी करा दी, जो 5 साल तक लटकी रही। वसुंधरा जी के समय में प्लानिंग बनी थी, जी। पिछले 5 साल में उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़े। जबकि हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत बार बार राजस्थान सरकार को बुलाते रहे कि आइए उस पर बैठ के चर्चा करें, ईआरसीपी को मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ, आइए बैठिए। लेकिन इन्होंने अपना सेक्रेटरी तक नहीं भेजा उस बैठक में। गजेंद्र सिंह जी बुलाते रहे, हमारे केंद्र के जो जल शक्ति मंत्री थे, जी। वो बुलाते रहे मीटिंग में, यहाँ का प्रतिनिधि गया तक नहीं। लेकिन भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि ईआरसीपी को सहमति करा दी आपस में, मध्य प्रदेश और जी। राजस्थान के साथ में बैठ करके। ये इसी प्रकार से उन्होंने, देखिए,
बजट भी दिया, शानदार बजट दिया। अभी सड़क के मामले में उन्होंने दिया 9 लाख करोड़ की सड़क। जी। बिजली के मामले में 2,35,000 करोड़ का बिजली उत्पादन क्षेत्र में निवेश, कम बात नहीं है। उन्होंने ये जो पेयजल योजना है उनको सुदृढ़ करने की बना ली। सोलर पैनल्स जिसमें सब्सिडी देने की घोषणा कर दी। सोलर पैनल्स यदि घर घर में लग जाएंगे तो बिजली घर में पैदा होगी, सोलर से पैदा होगी, तो हम बिजली में सरप्लस आ जाएंगे। पिछली सरकार ने बहुत बड़ा अपराध किया था कि जाते जाते और हमारे प्लांट्स जो थे, जी। कोयला जिसमें डालना था उसकी जगह लिग्नाइट डाल दिया, तो हमारे वो उत्पादन वो ठप हो गए। बिजली उत्पादन हमारा वो प्लांट फेल हो गए, क्योंकि लिग्नाइट डाल दिया तो फेल ही होगा। अच्छा, तीसरा, उन्होंने ऐसी एग्रीमेंट किए कि जिस समय जरूरत नहीं थी उस समय बिजली ली, और बदला में बिजली देने की घोषणा कब की? जब हमको पीक पीरियड होता है, गर्मी का सीजन होता है, उस समय बिजली हमको लौटानी है। तो वो जो हमारा, आप जानते हो कि बाप ने जो कर्जा ले लिया बेटे को चुकाना ही पड़ेगा। तो पूर्व सरकार ने जो ऐसी सहमति एग्रीमेंट कर दी है, तो हमारी सरकार को वो देना ही पड़ा। तो ये सब कुछ रहा, उसको भजनलाल जी ने भुगता है, और भजनलाल जी ने उस सब से निकाल करके जनता के राहत के काम किए हैं। तो कर रही है हमारी सरकार, और लॉ करेगी, जी, अच्छा काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कांग्रेस उठा रही है, और खास तौर से आपने जो मुद्दे उठाए थे केंद्र कांग्रेस की सरकार के करप्शन के इशू, पेपर लीक के इशू, उसमें कोई बड़ा एक्शन है? वो ऐसा लग रहा है कि जो आप कह रहे थे कि बड़ी मछलियां फंसेंगी, ऐसा तो कुछ नजर आ नहीं रहा है। हुआ ना विधानसभा के अंदर साहब, स्टेटमेंट हुआ हुआ है ना। एसआईटी का गठन करके और उन अपराधियों को गिरफ्तार किया है ना, और चल रही है प्रक्रिया। कई लोग तो गिरफ्तार हो गए, और छानबीन चल रही है। जो ऐसे अपराधी हैं तो गिरफ्तार होंगे, वो हमारी सरकार काम कर रही है। और मशीनरी है, देखिए मशीनरी में घोड़ा तो वही है, सवार बदला है। पहले का सवार था वो शिथिल था, हमारा सवार तेज तरार है, उस घोड़े का ऐसा उपयोग करेगा, दौड़ाएगा उस घोड़े को। तो मशीनरी को तो दौड़ाने वाला घोड़ा, मतलब सवारी तो चाहिए। जी। अब सवार बदला है। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी को समय देने के लिए। और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपनी प्राथमिकताएं सरकार को लेकर, क्या उनका नजरिया है, और विपक्ष के आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपने इस इंटरव्यू में सुना। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगले दौर में किस नेता से आप मिलना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे और मदन जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।